गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी चर्चा चल रही थी अपघटनीय अभिक्रिया। उसमें जो आपके सिलेबस में है ताप अपघटनीय अभिक्रिया के स्थान पर विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है। यदि कोई यौगिक गलित या द्रव अवस्था में हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कोई यौगिक गलित या द्रव अवस्था में हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ का अपघटन हो जाता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जल का अपघटन करते हैं तो इसके अनुसार इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या बनेगा? 2H2 प्लस O2। मतलब जल का यदि अपघटन किया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करके तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रकार तीव्र अभिक्रिया, अगली जो परिभाषा है वो है तीव्र अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में, अल्प समय में ही तीव्र गति से क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मनुष्य के श्वसन की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तीव्र रूप से क्या होती है? संपन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो मंद रूप से या धीरे धीरे संपन्न होती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। आपको पता है लोहे पर जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लगता है। आयरन ऑक्साइड और जल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इससे संबंधित जो अभिक्रिया संपन्न होगी फेरिक ऑक्साइड के रूप में 2Fe2O3 डॉट 3H2O कि आयरन अर्थात लोहे के साथ यदि जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो लोहे पर जंग लगता है और ये क्रिया धीरे धीरे क्या होती है? संपन्न होती है। इस लोहे पर जंग लगने में कई घंटे या वर्ष लग जाते हैं या दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार अपनी जो अगली अभिक्रिया है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए बच्चों, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिकारक से उत्पाद की ओर, उत्पाद से अभिकारक की ओर, अर्थात पुनः मूल पदार्थ उत्पाद से प्राप्त किया जा सकता है। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एक नॉर्मल उदाहरण देता हूँ, जैसे जल से बर्फ बनना और बर्फ से पुनः जल बनाया जा सकता है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो चिन्ह लगता है तीर का वो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, तो ये दोनों ओर चल सकती है S+O2। गर्म करने पर ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं या बदल सकते हैं, अर्थात दोनों दिशाओं में चलती हो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक से उत्पाद की ओर, उत्पाद से अभिकारक की ओर, और इसको इंगित करने के लिए तीर के निशान इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं। इसी प्रकार
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो सदैव एक ही दिशा में अग्रसर होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, और इनसे बना जो पदार्थ होता है वो स्थायी होता है। इससे मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ केवल एक ही दिशा में चलती है। जैसे C+O2 CO2 कि वे अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये एक ही दिशा में चलती है। इसके लिए जो तीर का जो निशान होता है इस प्रकार व्यवस्थित होता है। इसका अर्थ है ये सिर्फ इससे CO2 बन गया, CO2 से पुनः कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए अगली जो अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है, जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि होती हो तो ऑक्सीकरण से संबंधित होगी, और ऑक्सीजन में कमी हो तो वो अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। तो ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग है। ऑक्सीजन के सहयोगी अभियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के वियोजन या संयोजन के आधार पर, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो अनेक प्रकार के आप इसमें ऑक्सीजन से संबंधित या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑक्सीजन के संयोग, ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण में अपचयन अभिक्रिया। कि ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, तो देखिए यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पर कार्बन अकेला था पहले अभिकारक में, देखते हैं उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को यदि गर्म किया जाता है तो सल्फर ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पहले सल्फर के साथ ऑक्सीजन उपस्थित था, अब यदि उत्पाद में देखते हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ये क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और संयोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ये आपके पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ध्यान रखना, उदाहरण से देख लेना चाहिए। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होती है, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की क्या हो कमी होती है, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की क्या हो वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, एथेनॉल CH3 CH2OH, एथेनॉल की क्रिया करवाई जाती है तो एथेनॉल का निर्माण होता है CH3CHO+H2। तो यहाँ पर यदि देखते हैं, आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। और यहाँ पर उत्पाद में देखते हैं 3 और 1, 4। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, अर्थात हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी हो गई। कमी हो गई तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो देखिए वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो 2HCl का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार विद्युत धनी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देखी जाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, किसके आधार पर देख रहे हैं? विद्युत धनी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। विद्युत धनी तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड का क्या हो गया? निष्कासन हो गया, तो ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ में विद्युत धनी तत्व को ग्रहण किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस की क्रिया मैग्नीशियम के साथ करवा दी जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, विद्युत धनी तत्व को ग्रहण किया गया है, तो ये क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार विद्युत ऋणी तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। विद्युत ऋणी तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर अपचयन व ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। Mg+Cl2 MgCl2। तो इसमें विद्युत ऋणी तत्व का क्या हुआ है? इसको ग्रहण किया गया है, तो ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसे
अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से क्या होता हो, विद्युत ऋण तत्व का निष्कासन होता हो या त्याग होता हो, वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो क्या प्राप्त होता है? देखिए 2FeCl2 + 2HCl। तो इसमें विद्युत ऋण तत्व को ग्रहण किया गया है, तो ये क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी, इसमें विद्युत ऋण तत्व क्या हुआ है? निष्कासन। तो जो ग्रहण करता है वो ऑक्सीकरण, जैसे इसमें क्लोरीन को ग्रहण किया गया है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और इसमें निष्कासन हुआ है Cl का, तो ये क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। निष्कासन का अर्थ है निकलना। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए, जिन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? निष्कासन हुआ, तो ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की ये परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन से किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या त्याग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार देखिए, इनसे संबंधित एक परिभाषा और है, रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स महत्वपूर्ण इसी नाम से पूछी जाती है लगभग अभिक्रिया, रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया होती है वो एक साथ शुरू होती है। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया कहलाती है। कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ प्रारंभ होती हो या साथ साथ चलती हो, रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की क्रिया करवाई जाती है, तो आपके पास ZnSO4 + Cu। तो देखिए यहाँ पर यदि देखते हैं कि ये जिंक का अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है सल्फेट के रूप में, तो वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की, तो वो क्या कहती है? ऑक्सीकरण। और इसी प्रकार कॉपर सल्फेट, इसके साथ ही देखते हैं तो उत्पाद के रूप में सिर्फ अकेला कॉपर रह गया था, तो ऑक्सीजन की इसमें क्या हो गई? कमी हो गई, तो ये क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। तो देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ प्रारंभ हो रही है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इसमें कई बार पूछ लिया जाता है ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। तो देखिए, जिन अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाता है
जिन अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाता है वो अपचायक कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता जो अभिकारक होते हैं, यदि आपको पूछ लिया जाए अपचायक किसे कहते हैं, तो इसमें क्या बताया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता जो अभिकारक होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। अर्थात इसी इलेक्ट्रॉन अभिकारक से क्या होगा, निष्कासित होगा या बाहर निकलेगा। इसी प्रकार ऑक्सीकारक, जिन पदार्थों से या अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ये, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब देखिए इनके बाद में जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्प्रेरक के रूप में। इससे पहले एक और अभिक्रिया बता देता हूं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया कि जब किसी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और अम्ल और क्षार एक दूसरे गुणों को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं, प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और प्राप्त जो विलयन होता है वो उदासीन विलयन कहलाता है, जिसके लिए पीएच का जो मान होता है, उदासीन विलयन के लिए पीएच का जो मान होता है वो 7 होता है। ध्यान रखने के लिए कि पीएच का मान उदासीन विलयन के लिए कितना होता है, तो पीएच का मान होता है 7। तो क्या कहा जाता है, जब किसी अभिक्रिया में क्षार अर्थात जैसे मान लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास क्षार होते हैं, इसके साथ यदि अम्ल की क्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल, तो लवण का निर्माण होगा। लवण के रूप में आपके पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ से NaCl प्लस साथ में जल का निर्माण होगा। ये तो जो सोडियम क्लोराइड लवण हो गया और H2O क्या हो गया, जल। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्षार और अम्ल की क्रिया करवाई जाती है और लवण व जल का निर्माण होता है तो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और प्राप्त जो विलयन होता है वो उदासीन विलयन कहलाता है, जिसके लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे उत्प्रेरक के रूप में आप Fe बता सकते हो, फेरस, MO, इसी प्रकार NO। तो अनेक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, जैसे निकल भी ले सकते हो Ni। अब देखिए उत्प्रेरक को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार तो देखिए अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है सममांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो देखिए सममांगी उत्प्रेरक, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे 2SO2 प्लस O2
और आपके पास ये बनेगा 2SO3 और इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य कर रहा है NO नाइट्रोक्साइड। तो देखिए इसमें जो अभिकारक है उसकी भौतिक अवस्था गैसीय रूप में है, उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है और जो उत्पाद बन रहा है वो भी गैसीय अवस्था में है। अर्थात अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान हो। कौन कौन? एक तो अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान हो। तो वो क्या कहलाते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, असमान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो आपके पास इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य होगा वो फेरस का होगा और आपके पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी उसी उत्पाद होगा वो अमोनिया के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को उत्प्रेरक फेरस की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है वो क्या है, गैस, हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस, NH3 है वो क्या है, गैस, लेकिन Fe ठोस सॉलिड अवस्था में होता है उत्प्रेरक। तो इनकी भौतिक अवस्था क्या हो गई, भिन्न अलग अलग हो गई। तो ये क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखिए क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क्रिया के आधार तो सबसे पहले पढ़ते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक के कारण वेग के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे इसमें आप ले सकते हो उदाहरण मैग्नीज ऑक्साइड का MnO2। यदि किसी अभिक्रिया में MnO2 डाल दिया जाए तो उत्प्रेरक के मान में क्या होगी, वेग के मान में क्या होगी, अभिक्रिया की वृद्धि होगी। तो वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक उत्प्रेरक 2 नंबर पर ऋणात्मक उत्प्रेरक यदि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के डालने पर वेग के मान में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे ग्लिसरॉल। तो ये क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसी प्रकार सवत उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद जो होता है तो स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, सवत उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है फेरस को, ये स्वयं ही क्या करता है, अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि करता है, ये सवत उत्प्रेरक कहलाता है। इसी प्रकार इसका लास्ट जो भाग है वो है जैव उत्प्रेरक। नाम से पता चल रहा है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया।